ठीक। चलो भाई, हाँ तो ये बताओ पहले तो मेरे को, तुम्हारे में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि इस कमिंग नवंबर में बोथ ग्रुप देंगे, नवंबर 2021 के अंदर? सर मैं बहुत ग्रुप के दूंगा। सर एक एक तो करके, मैं अभी एक एक करके, ठीक। मेरा कुछ नहीं पता मुझे। अच्छा, गुरप्रीत कह रही है पहले तो मेरे को यहाँ का नहीं पता, आप इंटर की बात कर रहे हो, है ना गुरप्रीत? और क्या, और क्या? सही में पहले फाउंडेशन तो होने दो। अच्छा कोई बात नहीं, तेरा फाउंडेशन तो हो जाएगा, तो टेंशन ना ले, तू पढ़ने वाली बच्ची है, टेंशन क्यों लेती है? देख देख, दो तरीके के लोग होते हैं, मैं तेरे को बताता हूँ। एक होते हैं मेरे जैसे, जो कहते थे पेपर बेकार है, मेरे बेकार का मतलब एक्चुअल बेकार होता था, कि मतलब हम फेल ही होंगे। एक होते हैं तेरे जैसे, तुम्हारे में जो 100 वाले बच्चे होते हैं इनका 5-10 नंबर का बेकार गया तो उनको बेकार लगता है वो पेपर, फिर वो उसको भी बेकार बोल देते हैं, उनके 90 तो आने वो के। ऐसा नहीं हुआ ना, वो फिर वो बेकार में नहीं देती मैं। अच्छा फिर जो मेरे सच में बेकार होते हैं मैं उससे बेकार बोलती हूँ। अच्छा देखते को याद है, एक लड़की है हमारे पास, एक स्टूडेंट है तुम्हारे से एक बैच सीनियर, वो रैंक होल्डर थी फाउंडेशन में, मान्य है। फोटो, उसकी फोटो लगी हुई थी, हैं जिसकी फोटो लगी हुई थी, रैंक होल्डर थी, हाँ हाँ। हाँ। उसने भी कोई पेपर बोला था, उसका पेपर बेकार है, उसके पता है 90 के आसपास नंबर आए थे उसमें, उसका बेकार गया था। तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं करके इतना तो अच्छा था, इतना अटेम्प्ट ही नहीं करके आई। अच्छा, और यार एक बात बताओ मेरे को, नवंबर में कितने कहते, पहले हाथ खड़ा करना, बोथ वाले कितने थे? तुषार बोथ, सिंगल बोथ, निधि बोथ, सिंगल सर सिंगल। सिंगल। अच्छा निधि बोथ, रवनूर बोथ, सिंगल बोथ। बोथ, गुरप्रीत अच्छा, साइकत भी बोथ कह रही, क्या बताऊं? अच्छा सुन लो मेरी बात, देखो अब मैं तुम्हारे को समझा रहा हूं, अगर तुम्हारे को बोथ ग्रुप देने हैं तो तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा। अभी चल रहा है तुम्हारा 25 दिसंबर, तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा जैन एंड के अंदर या फेब के फर्स्ट वीक में। तो तुम्हारे पास अभी भी, तुम अगर देखोगे तो मोटा मोटा 1 महीना 10 दिन 15 दिन है जो अभी तुम्हारे रिजल्ट से पहले के हैं। तुम्हारा रिजल्ट आने के बाद ज्यादातर बच्चा क्या करता है कि रिजल्ट आने के बाद क्लास लगाता है बोथ ग्रुप वाला, वो रिजल्ट आने के भी 15 दिन तो क्लासेस ढूंढता है किस टीचर की अच्छी है, कैसे होगी। उसके बाद 10-15 दिन टीचर कोर्स ढीला चलाते हैं, क्योंकि उन लोगों का भी नया नया कोर्स होता है, तो बच्चा नया नया आया होता है तो वो ज्यादा तेज नहीं भगा सकते। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि जब तक तुम्हारा फेब बैंड रहता है ना, तब तक तुम्हारा कोर्स का एक चैप्टर नहीं पढ़ता है। एक्चुअल सच्चाई ये होती है, तो मैं एक चैप्टर, मुश्किल से 2 चैप्टर हर सब्जेक्ट का, जो बच्चे रिजल्ट के बाद क्लास लगाते हैं उनके हालात बता रहा हूं मैं। फिर उसके बाद होता क्या है, 2 ही ऑप्शन रहते हैं उनके पास, या तो वो फेब के बाद मार्च अप्रैल मई जून, जून जुलाई मिड तक तो कोर्स जाता है टीचरों का, अगर जो लाइव क्लास जिन टीचरों की चलती है, जिनकी लाइव चलती है, जिनकी फेस टू फेस चला करती थी पहले, जैसे हम लोग भी पढ़ाया करते थे, तो इतने टाइम तक तो कोर्स जाता है। फिर उसके बाद जुलाई मिड के बाद तुम लोगों को लगता है कि यार अब बचा क्या है, आधा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में तो तुम्हारे को रिवीजन करनी है, 2.5 महीने में दूसरा ग्रुप नहीं निपटता। अल्टीमेटली बच्चा हार के क्या करता है, या तो सिंगल देता है उस नवंबर के अंदर, या फिर वो अगले मई के अंदर बोध देता है। और वो हालात तुम्हारे ना हो, इसलिए मैंने तुम्हारे को इसलिए आज मीटिंग रखी कि तुम लोगों का टारगेट ये होना चाहिए कि तुम्हारे को एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट 50% खत्म कर देने रिजल्ट आने तक। ये बात समझ आती है? एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट ग्रुप 1 के 50% तक तो खत्म हो जाने चाहिए। और हाँ हाँ ठीक है, लॉ, एक तो लॉ होगा उसमें, हाँ जो तुम्हारी मर्जी है, कोई भी एनी टू, कोई भी एनी टू, ठीक। और देखो, जिन बच्चों ने अभी तक टैक्स की क्लास नहीं लगाई है वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, टैक्स जरूर लगा लेना भाई। टैक्स, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि टैक्स का कोर्स अगर किसी से पूछ लोगे तो सबसे ज्यादा समंदर है। किसी से पता करा अब तक कि टैक्स सबसे बड़ा इंटर में क्या है? किसी ने बताया कभी? यस सर, जेएस सर की क्लास में। नहीं, हाँ सर, देखे क्लास देखी सर। यस सर, आज क्लास देखिए। देखिए ना, इंटर का सबसे बड़ा सब्जेक्ट टैक्स है, सीए इंटर का सबसे बड़ा। तुम सब जेएस सर वाले बच्चे हो, है ना? तो जेएस सर ने बताया होगा कि इंटर का सबसे बड़ा सब्जेक्ट टैक्स है। मतलब मेरा जो सब्जेक्ट है, अगर तुम देखोगे, मेरा और अकाउंट्स दोनों सेम है।
छोटे सब्जेक्ट है। अकाउंट छोटा है सीए इंटर में, लॉ छोटा है, कॉस्ट अकाउंटिंग बड़ा है, टैक्स बड़ा है, और टैक्स सबसे बड़ा है। मतलब टैक्स सबसे बड़ी चीज है। टैक्स मुश्किल नहीं है तुम्हारे को सीए इंटर में। वैसे तो इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, कईयों को कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। अब कुछ बच्चे जो मैथ्स में टॉपर होंगे, जिनको मैथ्स बहुत प्यार है मैथ्स से, तो उन लोगों के लिए कॉस्टिंग सब्जेक्ट बहुत आसान है। कॉस्टिंग सब्जेक्ट बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है, बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगता है। कॉस्टिंग उन लोगों के लिए आसान है जिनका मैथ्स अच्छा है। और कॉस्टिंग में एक चीज बता दूं, सबसे सब्जेक्ट टफ के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो कॉस्टिंग सीए इंटर में। लेंदी के हिसाब से बात करूं तो टैक्स लंबा है लेकिन टैक्स टफ नहीं है। टफ के हिसाब से बात करूं तो कॉस्ट टफ है। और लॉ जो है वो मिक्स रिव्यू होता है। जिस बच्चे को थ्योरी अच्छी लगती है उन लोगों के लिए लॉ बहुत अच्छा है, जिन लोगों को थ्योरी अच्छी नहीं लगती है उन लोगों के लिए लॉ सबसे टफ होता है। ये लॉ का जो रिव्यू है मिक्स है। लॉ मेरे हिसाब से टफ नहीं है, लॉ एनालिटिकल बहुत ज्यादा है। सीए इंटर का अगर इस बार का पेपर भी देखोगे तो पेपर में 60-70% जो क्वेश्चन थे वो केस स्टडी बेसिस थे, सीधे क्वेश्चन थे ही। और तुम्हारे फाउंडेशन में तो इस बार उल्टा हो गया, ज्यादातर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड ही थे, केस स्टडी बेस कम थे। यही हुआ है ना इस बार फाउंडेशन में। यस सर। मतलब इतना। मेरा पहला क्वेश्चन था वो सीए में फाइनल का था। अबे चल, किसने कहा? वो जो केस स्टडी थी फर्स्ट वाली। किसने कहा वो सीए में फाइनल की थी? तो मैंने गूगल पे चेक किया, वो सीए में फाइनल का क्वेश्चन है। वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन था, है ना? हाँ जी सर। हाँ, वो उसके अंदर लेकिन दिखा रहे थे कि वो सीए में उन्होंने क्वेश्चन दिया एक बात बता, कॉन्ट्रैक्ट और उन्होंने फाइनल में हमें है ही फाउंडेशन में दी। नहीं। अरे कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं फाइनल में, मैं पढ़ाता हूँ तो आएगा कहाँ से, वहां से? पता नहीं, उन्होंने गूगल डाला हुआ था। नहीं 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 उनकी कोई नहीं, पीडीएफ थी सीएम में फाइनल के उसकी सिलेबस की। बहुत टुच्चा सा क्वेश्चन था वो, कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ, उसमें कुछ था ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। वो ऐसे पता नहीं क्यों लगा तुम्हें टफ। लेकिन एक आध वैसे मेरे को लगता है प्रोफेशनल एग्जाम में जब तक एक आध ऐसे मजे ना लिए तब तक मजा आता भी नहीं है। एक दो क्वेश्चन आने चाहिए ऐसे, थोड़ा सा डर रहता है ना दिमाग में, है ना? तो सर सबसे पहला क्वेश्चन ही ऐसा आया था, टाइम लग गया था उसमें। जब भी पेपर में, अगर मैं आगे के लिए बता रहा हूँ इंटर के लिए, या इंटर में तो ऐसे हादसे तुम्हारे से ज्यादा होंगे, अभी तो कम हुए हैं ना, इंटर में ऐसे हादसे होते रहेंगे। तो उसमें फिर तुम्हारे को क्या करना है कि जब भी ऐसा लगे ना कि पहला क्वेश्चन देख के ब्लैंक करो, इग्नोर कर देना, उसको देखना ही मत, आगे बढ़ जाना। अच्छा एक चीज और, तुम्हें पता है तुम्हारा पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, राइट? सबका पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, तुम्हें ये बात पता ही है। बाकी नीचे वालों पे चॉइस होती है। कभी भी पहला करो ही मत सबसे पहले, क्योंकि अगर पहला नहीं आता होगा ना, डरोगे। मैं तो हमेशा स्टार्ट ही नीचे से करता था, मैं पहले को देखता भी नहीं था, इजी है टफ है, सीधा बीच दूसरे में से करते हो? मैं दूसरे से स्टार्ट, तीसरे से स्टार्ट, ऐसे स्टार्ट करता था। मैं पहला क्वेश्चन देखता भी नहीं था कैसा आया। जैसे पहले पेज पे अगर पहला क्वेश्चन है, इग्नोर कर, चल दूसरे पेज पे आ जा, पहले वहां से देखते हैं क्या है कुछ पेपर में। क्यों? क्योंकि अगर पहला पेपर को पहला क्वेश्चन कंपलसरी छोड़ सकते नहीं। और क्या होगा कि अगर तुमने देख लिया ऐसा क्वेश्चन जो हमारे को नहीं आता, तो देख देख के टेंशन होती रहेगी, आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ये रामबाण तीर बता रहा हूँ, आगे का कभी भी पेपर में बैठो सीए के, कभी भी जिंदगी के अंदर पहला क्वेश्चन इग्नोर कर दो पहले। उसके लिए जगह छोड़नी है, जगह छोड़ दो, बाद में कर लेना, नहीं तो कोई पीछे से क्वेश्चन स्टार्ट कर लो। पहला क्वेश्चन मत करना, क्योंकि वो कंपलसरी होता है, उसमें चॉइस नहीं होती, तो मूड खराब हो जाता है अगर नहीं आता हुआ तो। ठीक है। अच्छा अब मैं बात क्या कर रहा था, तुम्हारे लोगों को 2 सब्जेक्ट निपटा लेने हैं। आज तुम्हारी मैंने बुक रेडी कर दी है। बुक के अंदर मैंने क्या करा है, तुम्हारी बुक के अंदर तुम मान के चलो कि तुम्हारी बुक के अंदर मैंने इस बार का जो लेटेस्ट आरटीपी था, पिछली बार वाला आरटीपी था, इस बार का लेटेस्ट एमटीपी, पिछली बार का एमटीपी, और सजेस्टेड आंसर्स, क्वेश्चन आंसर सब डाल दिए बुक के अंदर। ये वाले भी, मतलब पहले के तो डले हुए थे, इस बार वाले भी हर चैप्टर के पीछे डाल दिए, जैसे फाउंडेशन की बुक में डले होते थे। प्लस मैंने पता है क्या करा है तुम्हारे साथ पेपर में हादसा ना हो जाए। तुम्हें पता होगा अकाउंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, सुना है कभी ये बात? अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। यस सर। ऐसे लॉ में सेक्रेटेरियल जी। स्टैंडर्ड्स होते हैं, ऐसे लॉ में एसएस होते हैं, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स, कंपनी लॉ के अंदर। उसको आईसीएसआई इशू करता है। आईसीआई क्या इशू करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आईसीएसआई क्या इशू करता है? सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स, कंपनी लॉ के लेके। तो पेपर में तुम्हारे सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड तुम्हारे कोर्स में नहीं है, लेकिन पिछले अटेम्प्ट में और उससे पिछले अटेम्प्ट में दोनों बार 5-5 नंबर के सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आए थे, और वो तुम्हारे स्टडी मैट में है ही नहीं दूर दूर तक। मैंने वो डाल दिए अपनी बुक में, मैंने वो भी अपनी बुक में डाल दिए, मैंने वो पढ़ाई भी है वीडियोस के अंदर। ठीक है, कि अगर पेपर उससे बन जाए
तो वो भी मैंने करवाए हैं साथ साथ, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड प्लस क्वेश्चन आंसर तो मैंने कराए हैं, प्लस तुम्हारे को पता होगा कि तुम्हारे पेपर में 30 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं, पता है बात सीए इंटर में? हाँ सर, बताया था आपने, बताया Yes, था। sir. फायदा भी है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लिखा था नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। हाँ हाँ, सबसे बढ़िया फायदा ये कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इस बार के बच्चे, जब मैं बच्चों से रिव्यू लिया कि जो बच्चे इस बार पेपर देके आए थे, बता रहे हैं कि सर इतना आसान था कि 30 में से 30 ही आएंगे आधे बच्चों के तो एमसीक्यू में, बच्चे कह रहे हैं। अगर एमसीक्यू में 30 तुमने लपेट लिए तो तुम्हारे को लॉ में लगता है पास होना मुश्किल है। 70 में से 50 नहीं ला सकते, 70 में से 20 नहीं ला सकते, 50 बन जाएंगे। सर आराम से आ जाएंगे फिर तो लॉ में सबसे बड़ा फायदा यही है कि तुम लोगों को ना थ्योरी से लेक्चर में लिखने में डर लगता था, इस बार 30 नंबर के एमसीक्यू तुम्हारे को स्कोरिंग करवा देंगे। ये बात समझ आती है? और उसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्का भी लगा सकते सारे हो। सब्जेक्ट्स में है? नहीं नहीं नहीं, टैक्स में है, लॉ में है, अकाउंट्स और कॉस्ट में नहीं है। मतलब बेसिकली होता पता है क्या था कि अकाउंट्स और कॉस्ट में न्यूमेरिकल की वजह से बच्चे का स्कोर आ जाता था, टैक्स में नहीं आ पाता था, लॉ में नहीं आ पाता था, तो उन्होंने स्कोरिंग बनाने के लिए उसमें 30 नंबर के एमसीक्यू डाल दिए, वो भी विदाउट नेगेटिव मार्किंग। लेकिन दिक्कत पता है कहां है? तुम्हारे 30 नंबर के एमसीक्यू ना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होंगे, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, या ये 4 ऑप्शन दे दिए इसमें से सिलेक्ट कर लो। वो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू है, उसमें से 10 12 नंबर के केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू समझ आता है? हाँ सर, केस नॉर्मल जो होती है उसमें से एमसीक्यू आएंगे। ना ये तो ना होता ना, होगा। ना एक क्वेश्चन और फिर यू का आंसर देना। समझो समझो समझो, मैं इसमें भी एक गड़बड़ी है। एक केस स्टडी होती है कि छोटी सी केस स्टडी बना दी, 1 नंबर की 2 नंबर के, नीचे 4 एमसीक्यू दे दिए, ऐसा नहीं है। एक 10 नंबर की केस स्टडी होगी, उसी से रिलेटेड नीचे 5 एमसीक्यू होंगे, किसी एक सेक्शन को पकड़ के केस स्टडी बनाई होगी। अगर सपोज बच्चा वो सेक्शन छोड़ गया तो पांचों केस गलत, समझ आता है? नीचे की पूरा वो केस स्टडी उड़ गई, पूरी की पूरी उड़ गई, 10 में से 0। समझ आ रही है केस स्टडी किस तरीके की होगी? जैसे अनसीन पैसेज करते हो, वो सारे के नीचे जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो सारे अनसीन पैसेज से रिलेटेड होते हैं, ऐसी केस स्टडी होगी। और नीचे 5 क्वेश्चन होंगे जो उसी ऊपर वाले पैरा से सेक्शन से रिलेटेड होंगे। और सबसे बड़ी बात, ये अनसीन पैसेज की तरह नहीं होगा, यहाँ पे कुछ बताया ही नहीं होगा, सेक्शन भी खुद लिखना, आंसर भी खुद निकालना है। ठीक है सर इंटर स्टेज में मतलब सेक्शन करने होंगे हमें अब भाई, सारे? अब करने हैं। और तुम्हारे को मैंने पहले ही बोला था, फाउंडेशन में तुम्हारे को याद होगा मैंने कंप्लीट होकर सेक्शन याद करने को बोले थे। Yes, sir. फाउंडेशन में तो वैसे भी 10-12 नंबर का ही था, यहाँ तो 60 नंबर का कंप्लीट हुआ है, यस सर। है ना? तो भाई इधर सेक्शन याद करने मैंडेटरी हैं, 1 से लेकर 148। जब तुम मेरी वीडियो देखोगे तो बैठे बैठे याद हो जाएगी, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, वो देखते देखते हो जाएंगे। ठीक है। इस बार गड़बड़ी पता क्या करना तुम्हारे को, फाउंडेशन में मेरी बुक याद है कितने पेज की थी मेरी बुक? अप्रोक्सीमेटली 200 पेज के आसपास थी। नहीं सर याद नहीं, हाँ ऐसी थी। 68 के अराउंड थे। मतलब 200 से नीचे ही थी, 200 पार नहीं थी, है ना? इंटर की बुक 650 पेज की है ओनली, ठीक है? और उसके ओनली हाँ सर उसमें आप वो 1500 एमसीक्यू भी इंक्लूड करके बोल रहे हो? नहीं, वो अलग है भाई, आप उसकी बुक बता अलग रहे दूंगा, 1500 एमसीक्यू वाली वो अलग दूंगा। अच्छा अच्छा, उसकी अलग है। अच्छा मतलब 1000 पेज का मान लो, है? ठीक है। क्या हुआ गुरप्रीत, क्या कह रही है? 3 बुक्स है ना, एक जनरल लॉज, एक मैंने 2 ही बनाई है, कॉर्पोरेट लॉ मैंने वाली 2 ही और बनाई है। एक कॉर्पोरेट लॉ और अदर लॉ को दूसरी पहले मैं 2 रखता था अलग, अब मैंने एक ही कर दिया इस बार। तो कॉर्पोरेट लॉ अदर लॉ की एक ही बुक है, प्लस एमसीक्यू की बुकलेट अलग है, ठीक है? तो 2 बुक मिलेंगी, ठीक? तो भाई मोटा मोटा तुम्हें 900-1000 पेज पढ़ने बस, सीए इंटर लॉ में, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है? एक रोज के 30 पेज लर्न करने हैं, रोज के 30 पेज लर्न करने हैं, मतलब अंदाजा लगा ले। अच्छा अच्छा, सुनो मेरी बात, वो देखो 400 पेज को तो इग्नोर कर दो, सुनो मेरी बात, अब मैं तुम्हारे को डरा रहा था, अब सच्चाई सुनो उसमें क्या है। 400 पेज की एमसीक्यू बुकलेट है, उसको तो तुमने लिखना थोड़ी है, कुछ भी नहीं करना, वो तो सिर्फ एक बार रीड करने है, अगर एक बार कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो उस 400 को गिनती से बाहर कर दो, बचे कितने? 600। 600 में से मान लो 150 पेज ऐसे होंगे जिसमें हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चन आंसर डले होंगे, है ना? वो भी रीड करने हैं, बस यही पढ़ो। यस सर। 450 कितने पढ़ेंगे? 450, ठीक है? आधे हो गए, क्वेश्चन बिल्कुल आधे आंसर्स हो भी गए। तो करने होंगे।
अरे तो आंसर क्या है उसमें लिखे हुए हैं, तो वो तो तेरे को रीड करने सेक्शन समझ आ जाएगा, अपना आंसर अपने आप पढ़ लेगी तू। ये बात समझ आती है ना, तेरे को आंसर थोड़ी रटने हैं, आंसर तेरे को सेक्शन के साथ ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। मतलब समझने वाले पेज कितने हैं 450, पढ़ने वाले पेज कितने हैं 450, बस वो 450 पेज कर लिए तो 1000 पेज ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है तुम्हारे को इंटर में, देखो फाउंडेशन का लॉ ना तुम्हारे से संभल जाता था क्योंकि वो बच्चा लॉ था, और बाकी 3 सब्जेक्ट तो तुम लोगों ने 11वीं 12वीं पढ़े में है, वो तो तुम खेलते खेलते निकाल लिए तुमने। यहाँ पे चारों नए हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। है ना, यहाँ चारों नए हैं, यहाँ चारों के चारों नए हैं, और चारों ना एक से बढ़कर एक हैं। अच्छा एक खासियत बताऊं, तुम्हारे को मजा आएगा सुन के, कंपनी लॉ के अंदर 12 चैप्टर हैं, और कंपनी लॉ की बुक 350 पेज की है, ठीक 350 400 पेज के आसपास की है, और 400 पेज पढ़ने के लिए कितने नंबर मिल रहे हैं 60 नंबर का। अदर लॉस की बुक जो है वो मोटा मोटा 200 180 पेज के आसपास की है, और उसमें भी कम से कम 50-60 पेज में क्वेश्चन आंसर है, तो मोटा मोटा 100-120 पेज पढ़ने हैं, और 120 पेज पढ़ के कितने नंबर मिल रहे हैं 40। 4 ही चैप्टर है, 4 चैप्टर पे 120, 4 चैप्टरों के 40 नंबर, मतलब हर चैप्टर 10 नंबर का है, एवरेज ले लो। कंपनी लॉ के 12 चैप्टर से वो 10 चैप्टर, वो 4 चैप्टर ज्यादा बढ़िया हो गए ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो 4 कर लिए 40 पक्के यस सर। एग्जाम पॉइंट ऑफ Yes, व्यू से। sir. लेकिन अगर मैं इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कंपनी लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में कंपनी लॉ पूछते हैं, अदर लॉज नहीं पूछते, ये बात समझ आती है। तो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कंपनी लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से बात करूं तो अदर लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ आती है। ठीक है, तो तुम्हारे लोगों को टारगेट मैं कैसे करवाऊंगा कि तुम्हारे को तसल्ली होती रहे, क्योंकि अगर एक बार कंपनी लॉ चालू हो गया ना तो बेटा फिर वो चालू ही होएगा, फिर वो समंदर है खत्म नहीं होता। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि जब हम कंपनी लॉ के स्टार्टिंग के 2 चैप्टर करेंगे, 2 चैप्टर करने के बाद 3 चैप्टर करने के बाद हम अदर लॉस का 1 चैप्टर करेंगे, उसके बाद हम फिर कंपनी लॉ के 2 करेंगे, उसके बाद अदर लॉस का फिर 1 करेंगे। वही सर 2:1 या 3:1 की रेशियो लेके चलेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि तुम्हारा खाली ये ना हो कि चैप्टर चैप्टर नहीं पढ़ रहे कंपनी लॉ के, तुम्हारी वेटेज भी बराबर चले। अगर तुमने इधर से कंपनी लॉ के 5 चैप्टर 6 चैप्टर निपटाए, उधर से तुमने अदर लॉस के 2 चैप्टर निपटा दिए, तो वो तो अदर लॉ के 2 चैप्टर 20 से 25 नंबर के वही हैं, प्लस 6 चैप्टर इधर के 20-25 नंबर के हो गए, तो 50 नंबर की तैयारी हो जाएगी तुम्हारी स्टार्टिंग के 1.5 महीने में। समझ आती है बात? तुम्हारी प्लानिंग करवा रहा हूं किस तरीके से चलना है, सीधा कंपनी लॉ के फ्लो में बह मत जाना, ओहो कंपनी लॉ पढ़ने मजा आ रहा है, रमन सर सेक्शन लिंक करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं लिंकिंग ज्यादा कराऊंगा, प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में क्या होता है वो सब दिखाऊंगा, बुक के अंदर दिखेगा तुम्हारे को, प्रैक्टिकली जो मैंने ऑडिट करे उनकी रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, जो अपने हाथ से करे, जो मेरी क्लाइंट कंपनीज की हैं वो सब भी दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली किस जगहों पे हमारे साइन होते हैं, किस जगहों पे सारी कंपनीज फॉर्म होती हैं, वो सब देखोगे तुम वहां पे। कंपनी लॉ में तो वो ना उसमें इंटरेस्ट ज्यादा आ जाता है ना, तो इस चक्कर में ना फ्लो में मत बह जाना कि इंटरेस्ट आ रहा है छोड़ कंपनी लॉ उठाते हैं अदर लॉज नहीं कर रहे, पास तो वो भी कर, पास तो होने के लिए सारी करना पड़ेगा ना, तो उसको बैलेंस मेंटेन करके चलना कि इधर से कंपनी लॉ साथ साथ अदर लॉ, 2-3 चैप्टर निपटाए कंपनी लॉ के, मैं तुम्हें टारगेट दे दूंगा कि पहले ये 3 चैप्टर, देन उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, फिर ये 3 चैप्टर, उसके बाद मतलब कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उसके बाद दूसरा अदर चैप्टर कोई जनरल क्लॉजेज एक्ट हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया, ऐसे करके वो मैं टारगेट दे दूंगा तुम्हारे को कैसे कैसे करना है, कितने चैप्टर कंप्लीट होकर करने के बाद कौन सा वाला अदर लॉ का चैप्टर करना है, ये बात समझ आती है। ठीक है, अब मैं तुम्हारे से अगर आगे बढ़ूं तो तुम्हारे से मैंने जो मेन बात करनी है वो ये करनी है कि तुम अदर लॉस के अंदर सेक्शन नंबर याद सिर्फ वो वाले करोगे जो पेपर में क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, बुक के अंदर पीछे देख लोगे तुम, ये बात समझ आती है। अदर लॉज में सारे याद नहीं करने, सिर्फ कौन से वाले याद करने हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं पेपर के अंदर, क्वेश्चन आंसर में दिख जाएंगे तुम्हारे को पीछे कौन कौन सेक्शन बार बार रिपीट हो रहे हैं, और कंपनी लॉ का एक भी सेक्शन नहीं छोड़ना। तो मतलब 148 तो याद करना ही है, 1 से लेकर 148 वाले, प्लस कुछ सेक्शन अदर लॉज वाले सिर्फ वही वही करने हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ज्यादा रिपीट हो रहे हैं बार बार। ठीक है, और टेंशन मत लेना, मैं मार्क करवा के भेजूंगा कि पेपर में कौन सा आएगा, इस बार भी मैंने मार्क करा के भेजे थे, 55-60 नंबर का पेपर उसी में से था इंटर में, सीए इंटर में, वो मैं करा के भेजूंगा। फाउंडेशन में भी तुमने देख ही लिया था, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन मार्क करवाए थे, आधे से पेपर उसी में से था।
तो वो इंटर में भी वही होगा, वो तुम्हारे साथ, उसकी टेंशन तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, पेपर उसी में से आता है। मैं बनाता नहीं हूँ लेकिन पेपर, लेकिन तुक्का से ही बैठता है मेरा, है ना। तो आदत हो गई ना, तजुर्बे लगा ले बहुत बहुत अच्छा मैं जब तुम्हारे साथ तुक्के लगा रहा हूँ तुम्हारे लिए, अपने लिए भी लगाता था, सेट हो जाते थे मेरे तुक्के सही बैठते थे, अपने लिए भी। मतलब तुम्हें आज एक तुम्हें शायद मैंने अपनी एक जर्नी वाली बात नहीं बताई, तुम हंसोगे। तुम में से किन किन को पता है कि मेरे ऑल ओवर इंडिया सेकंड हाईएस्ट मार्क्स से कंप्लीट में ऑल इंडिया टॉपर था अपने टाइम पे सीएस एग्जीक्यूटिव में, सबको पता है? सर Yes, sir, आपकी बताइए। सर बताया AFLM पे आपने। वीडियो है। हाँ है ना। अब सुनो बात, अब जरा मैं उसमें सच्चाई बताता हूँ उसमें हुआ क्या था। सीएस एग्जीक्यूटिव का कंपनी लो ना 1000 पेज का है, ठीक। और हम सीएस एग्जीक्यूटिव में ना कंपनी लॉ में चैप्टर है 33, मेरे टाइम पे 33 थे, 33 चैप्टर। अच्छा जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स थे ना वो बहुत बड़े बड़े थे, जैसे जनरल मीटिंग्स, डायरेक्टर्स, शेयर कैपिटल, प्रोस्पेक्टस, बहुत बड़े बड़े चैप्टर थे। कंपनी लॉ में ना छोटे छोटे चैप्टर भी थे, पीछे की तरफ निधि कंपनी, है ना। और इसके अलावा अगर मैं तुम्हारे से बात करूं तो प्रोड्यूसर कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी ट्रस्ट, ये वो चैप्टर थे जिनको कोई पूछता भी नहीं था सीएस के अंदर, जो पेपर में आते भी नहीं थे। अब हुआ क्या, तुम्हें पता है कि सारे पेपर कॉन्टिन्यूस होते, छुट्टी नहीं मिलती सीएस के अंदर, एक पेपर एक छुट्टी कोई सिस्टम नहीं है वहां पे, तो सारे कॉन्टिन्यूस होते हैं। मेरे टाइम, अब आज के में तो कंपनी लॉ का पहला पेपर होता है, मेरे टाइम पे पहला नहीं होता था, बीच में होता था वो। तो मैं एक पेपर दे के आया, अगले दिन मेरा कंपनी लॉ का पेपर था, 1000 पेज की बुक खत्म करनी है, रात को मैं आया और 1000 पेज में खत्म कैसे करूं। उस टाइम पे कंपनी लॉ सेकंड ग्रुप में हुआ करता था, मेरे फर्स्ट ग्रुप के जब पेपर खत्म होते थे, सेकंड ग्रुप का पहला पेपर था वो। अब मैं तो बहुत ग्रुप दे रहा था, तो कंपनी लॉ मेरे सेकंड ग्रुप में था और वो मेरा पहला पेपर था, तो मैं तो आज भी पेपर दे के आया हूं और अगले दिन मेरा फिर कंपनी लॉ का पेपर है। अच्छा बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन लोगों ने खाली सेकंड ग्रुप भरा होगा, उनके लिए तो पहला पेपर कंपनी लॉ का था, तो उन पर टाइम ज्यादा था पढ़ने को, जिन्होंने खाली सेकंड ही भरा था या जिनका फर्स्ट क्लियर था। लेकिन मैं तो दोनों इकट्ठे दे रहा था, तो मेरे को तो छुट्टी नहीं मिली। अब मैं रात को आया तो मेरी एक दोस्त, उसका फर्स्ट ग्रुप क्लियर था, मेरे को रात को फोन करके कहती है कि रमन मैंने ना कंपनी लॉ के अंदर ना 26 चैप्टर कर लिए हैं और बस मेरे 7-8 बचे हैं, मेरा कोर्स खत्म। मेरा मुंह उतर गया, मैं भाई मैं तो अभी पेपर दे के आया, मैंने बुक नहीं खोली, ये कह रही है मेरे 27 चैप्टर खत्म है। मतलब जला रही थी ना मेरे को, एक किस्म से मेरे को आई बहुत खुंदक उसके ऊपर। मैंने कहा उसका फोन नहीं उठाऊंगा। होते हैं सर ऐसे, होते हैं ना ऐसे लोग, होते हैं, बहुत ऐसे होते हैं। अब भाई हुआ पता क्या, मेरा तो मुंह उतर गया। मैंने पता क्या सोचा, देखो जो कंपनी लोग के बड़े बड़े चैप्टर थे, कोई चैप्टर 50 पेज का, कोई 100 पेज का, कोई 200 पेज का, वो तो मेरे से होने नहीं वाले थे रात को। तो जो पेपर में ज्यादा आते थे, शेयर कैपिटल, डायरेक्टर्स, मैंने क्या करा कि यार अगर अब इसका फोन आएगा ना, इसका मुंह उतारना है। मैंने क्या करा, पीछे के जो चैप्टर जो आज तक कभी पेपर में नहीं आए, कोई 3 पेज का, कोई 4 पेज का, ऐसे ऐसे करके ना पीछे के 10 चैप्टर जो थे, टोटल में 60 पेज के थे, सिर्फ 60 पेज के पीछे के 10 चैप्टर जो पेपर में कभी नहीं आए आज तक, मैंने 60 पेज खत्म करे रात को 3 घंटे लगा के। उसका फोन आया, अभी रमन कितनी तैयारी हो गई, मैं 10 चैप्टर खत्म। अब उसे क्या पता मैंने कौन से करे 10 चैप्टर। अब उसका मुंह उतर गया, कहती यार मैंने पूरा दिन लगा के 26 चैप्टर करे थे, इसने आके 3 घंटे में 10 चैप्टर कर लिए। अब उसे सच्चाई क्या बताऊं, फेल होने वाला हालात तो मैंने अपने बना ही लिए। सिर्फ उसको किलसाने के लिए 10 चैप्टर करे थे ना मैंने, कि पेपर में तो आए नहीं आज तक कभी। अब रात को उसके बाद भाई 5-4 पेपर दे के आया हुआ था ऑलरेडी, फर्स्ट ग्रुप का, सेकंड ग्रुप का पहला पेपर था, रात को मैं आके सो गया, बेहोश हो गया मैं। मैंने कहा 2-3 घंटे में उठूंगा, और भाई वो 2-3 घंटे कब 6 घंटे बदल गए मेरे को पता ही नहीं लगा। फिर मैं सुबह ही उठा एक ही बार, मैंने कहा अब तो गया मैं, अब बचा ही कुछ नहीं है पेपर के अंदर। मैंने मम्मी को बोल दिया पहला ग्रुप तो निकल गया है, पहला ग्रुप मेरा बहुत अच्छा गया, सेकंड में पक्का फेल हूं, बस देने जा रहा हूँ। कह रही कुछ ते कर जा, मैं पढ़ना ही नहीं, फेल ही होना। मैंने 10 चैप्टर पढ़े, 60 पेज पढ़े, 1000 में से 940 पेज पढ़े, अब तक फेल ही होना मैंने, करके क्या करना है इसको। मैंने फिर देखो दिल की तसल्ली के लिए, कहते हैं ना कभी कभार भगवान साथ देता है, स्टार्टिंग के 4 चैप्टर जिसमें टाइप्स ऑफ कंपनी, एमओए, इंट्रोडक्शन, ये वाले चैप्टर करे, प्लस वो पीछे के 10 चैप्टर करे। बस मैं ये 14 चैप्टर पेपर के अंदर करके गया और पेपर में जाके बैठ गया। मैं पेपर में गया, जो चैप्टर आज तक कभी नहीं आए थे ना मेरे वाले, जो मैं करके गया था, जो आज तक कभी आते ही नहीं थे, उनमें से 93 नंबर का पेपर। ओए ये होता है लक। और जो हमेशा आते थे वो आए ही नहीं, सारे फंस गए। और मैं इतना खुश पेपर के अंदर, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं करूँ कहां से स्टार्ट। अच्छा मेरे पेपर से मैं दे के निकला बाहर, मैंने दोस्त को फोन मिला, हाँ भाई पेपर कैसा गया, कह रही मेरे से तो हिला ही नहीं पेपर। मैं देख तेरे भाई की एग्जाम्पशन आएगी पेपर के अंदर, मैं उसको किलसा रहा था। ओ भाई एग्जाम्पशन की उम्मीद थी,
ऑल इंडिया टॉप कर जाऊंगा ये उम्मीद नहीं थी। बस उसके बाद क्या था, आगे के पेपर भी ऐसे ही दे दिए, किस्मत साथ देती गई, रिजल्ट आया, बोथ ग्रुप क्वालिफाई, ऑल इंडिया सेकंड हाईएस्ट मार्क्स कंप्लीट, ऑल ओवर इंडिया टॉपर। बस तो ये होती है किस्मत। अच्छा अब तुम सोचो, अब तुम सोचने वाली चीज तुम्हारे को बताऊं, हंसी वाली बात, जब मैंने टॉप करा, अब आज तक स्कूल में भी टॉप नहीं करा था, मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी ऑल इंडिया सेकंड हाईएस्ट मार्क्स है, मम्मी कहती मोया चेक कर, तू नहीं होना। सेम सर 10th में मेरा हाल हुआ था, है ना? पापा कह रहे चेक कर, मेरा नाम लिखा लिखा किसी और को उठा रहा है। अच्छा तो भाई पास तो हम हो गए, नंबर भी आ गए बढ़िया। उसके बाद क्या हुआ, मेरे सर ने मेरे को बुलाया कि रमन 600 बच्चों का बैच था, तुम्हारी नोटिस बोर्ड पे फोटो लगानी है, इन 600 बच्चों को गाइड करो कंप्लीट लोग कैसे पढ़ते हैं, तुम्हारे ऑल इंडिया सेकंड हाईएस्ट मार्क्स हैं। अब भाई मेरे को खुद नहीं आता था, मैं उन्हें क्या समझाऊं। ओ भाई अब बेइज्जती थोड़ी करानी थी, मैं स्टेज पे खड़ा था 600 बच्चों के सामने, मैंने भी क्या क्या बोल दिया, भाई सुबह से लेकर शाम तक पढ़ो, सारी बुकें पढ़ो, सर जो बोल रहे वैसे करते जाओ, पक्का रैंक आएगी। तो खुद भी नहीं पता मैं क्या बोल रहा था, क्योंकि मेरे तो तुक्का लगा था उस टाइम पे। फिर आए फाइनल में, फाइनल में फिर से एग्जीक्यूटिव में कंप्लीट होता, फाइनल में एडवांस कंप्लीट होता, एडवांस कंप्लीट होकर पेपर में हो गया फेल। अब बन गया मजाक पूरे एरिया में, दोस्तों यारों के अंदर, हाँ भाई लग गया था ना तुक्का, अगर कंप्लीट इतना ही आता था तो दोबारा रैंक लाता, दोबारा टॉप करता। भाई हम तो हो गए फेल, फाइनल में मेरे से कंप्लीट हिला ही नहीं। कोई बात नहीं, अब ना इस बार जब कंप्लीट पढ़ा ना तो तमीज से पढ़ा कि दुनिया को बता सकूं कि आता है, वरना पहले ना लोग पूछ लेते थे ना, तो भाई तुमने टॉप करा, तुम्हें कंप्लीट आता, वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे, क्वेश्चन मेरे को आते नहीं होते थे कंप्लीट होके, और लोगों को लगता था यार टॉपर है तो सब आता होगा, आता मेरे को कुछ नहीं था। अब बेइज्जती होती थी जगह जगह, मैं तो छुपता फिरता रहा, मार्क्स ही नहीं बताने बंद कर दिया मैंने, लोगों को मार्क्स ही बताने बंद कर दिया, मैं कुछ पूछ रहा क्या फायदा, आता कुछ है नहीं हमारे को। फिर फाइनल में अपने मार्क्स को जस्टिफाई करने के लिए मैंने दोबारा मेहनत करी, फाइनल में ऑल इंडिया 4th हाईएस्ट मार्क्स अगेन सीएस फाइनल कंप्लीट टॉपर, इस बार सीएस फाइनल, मगर इस बार तमीज से पढ़ के दिया था, इस बार आता था, मतलब इस बार अगर कोई कहेगा कि भाई बता दे तो पता था कि क्या है किसके अंदर। तो अब समझाने वाली चीज क्या है कि तुम लोगों को भी यही करना है भाई, लॉ के अंदर मैं एक चीज की जिम्मेवारी दे रहा हूं, अगर ढंग से क्लास कर ली हमारी, प्लस वो जो पीछे के क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिए, और ये अच्छा एग्जीक्यूट फाउंडेशन में नजारा तो देखी चुके, बुक से बाहर पेपर नहीं आता मेरी, ये चीज तो देख रही ना कि सारे क्वेश्चन बुक के थे, सेम इंटर की बुक भी ऐसी ही है, उससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। बस क्या करना है कि पेपर केस स्टडी बेस आएगा, केस स्टडी घूम सकती है, इधर उधर हो सकती है, सेक्शन सारे क्लियर होने चाहिए। मैं पहले ही बता रहा हूं, सीए इंटर का लॉ बाद में संभलेगा नहीं, आज ही जाकर एक रजिस्टर परचेज कर लो और साथ में लगा लो, और जो मैं क्लास में कराऊंगा उसको समराइज कर देना 25% के अंदर। ये बात समझ आती है? सपोज अगर आज मैंने 4 पेज कराए तो तुम्हारी एक पेज में 4 पेज की समरी होनी चाहिए कि रमन सर ने आज 4 पेज में क्या कराया था, और जिस जिस सेक्शन के ऊपर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कराया था वो तुम्हें ज्यादा अच्छे से करना है, क्योंकि मैं जो इंपॉर्टेंट बोलता हूं उसका मतलब होता है वो आएगा, है ना, तो वो आएगा ही आएगा, तो उसको ज्यादा अच्छे से करना है, प्लस समरी बनानी है। उससे होगा क्या कि अगर तुम 4 पेज को 25% समराइज करें, इसका मतलब अगर तुम्हारा लॉ ओवरऑल 500 पेज का है या 600 पेज का है, तो तुमने 150 पेज में तुम्हारा रजिस्टर बन जाएगा, 25% हो गया ना, 150 पेज में तुम्हारा रजिस्टर बन जाएगा। तुम आखिरी में कोर्स खत्म होने के बाद लॉ को उठाओगे ना फाउंडेशन की तरह, तुम्हारे से यहाँ हिलेगा भी नहीं, पक्का लुढ़कोगे। साथ साथ ही करना, साथ साथ ही नोट्स बनाना, एंड टाइम पे फायदा क्या होगा कि कोर्स भी पूरा रिवाइज हो चुका होगा, अपने हाथ का रजिस्टर बनाया होगा, शॉर्ट नोट्स भी अपने हाथ के होंगे, पेपर से एक रात पहले 600 पेज की बुक खत्म नहीं कर पाओगे, लेकिन पेपर से एक रात पहले 150 पेज का रजिस्टर खत्म कर पाओगे, और तसल्ली हो जाएगी कि मैंने पूरी बुक को रिवाइज कर लिया। ये बात समझ आती है? ठीक है, तो वो अभी से ही करना है, अभी से ही करना है। और इसमें पेपर में एक खासियत और करके आना, तुम में से किसी को आदत है डायग्राम डुइग्राम बनाने की, पेपर के अंदर फ्लो चार्ट बनाते हो? यस सर, मैंने बनाए थे। बनाए थे? बना के आने हैं, यस सर। है ना, बना के आने हैं। जब बिजनेस स्टडीज में नहीं बनाते थे तुम लोग, लॉ में भी बनाने हैं, जहां जहां तुम्हें लगता है बन सकते हैं। अच्छा जैसे तुम्हें पता है मैं पेपर के अंदर बना के था, क्रिएटिविटी देखो मेरी, तुम्हें याद है 1% कंपनी का कंसेप्ट, ओपीसी सबको याद है? यस सर। भाई मेरे पेपर में ओपीसी आया 5 नंबर का क्वेश्चन सीएस फाइनल में, मैं बनाकर आया शिप, और शिप के अंदर बंदे को बिठा दिया, अकेला बंदा है, अकेला ही चलाएगा, अकेला ही डूबेगा, दैट इज 1% कंपनी।
देख रहे हो तुम, क्रिएटिविटी लेवल देखो मेरा। पेपर में जो इतना वेला था, मैं शिप बना रहा था बैठ के। मतलब लोग भी हंस रहे होंगे, चेकर भी हंस रहा होगा जिसने नंबर दिए, लेकिन भाई मैंने टॉप करा, तुम बेइज्जती नहीं कर सकते मेरी। सर तो ये वही इंटर वाले पेपर में करा था आपने? फाइनल में जब 4 था ये अच्छा तो। फाइनल में। फाइनल में अच्छा। शिप, अब वो भी हंस रहा होगा, फाइनल का शिप बना रहा है पेपर के अंदर। देखो हरकतें देखो मेरी। तो अल्टीमेटली तुम लोगों को, अच्छा तुम ऐसे हरकत मत करना कहीं तुम ट्रक टेम्पो बनाए हो सारे। अच्छा पब्लिक कंपनी है, ट्रक भर के दिखा दिया है ना, ट्रक में 100 बंदे बिठा दिए, देखो पब्लिक कंपनी, लार्ज पब्लिक, है ना, ये ट्रेन दिखा दी चलती हुई। तो ऐसी हरकत तुम मत करना, वो तो मैंने हरकतें करी बचपन में, तुम मत करना। जो मैंने अब ऐसे, मैं पता है चक्कर के मैंने अपनी शीट नहीं निकलवाई, उससे पता लग जाता कि उसने मेरे को शिप वाले पे मार्क्स दिए थे या नहीं दिए थे। और अगर उसने टेम्पो zero- बनाना भी नहीं आता। कोई बात नहीं, तू ट्रैक्टर बना लियो, ट्रैक्टर पीछे से खुला होता है, उसको बंदे बिठा दियो, ठीक है, ज्यादा वो नहीं करना पड़ेगा तेरे को। चलो भाई अब तो हाँ, तो अच्छा, तो अब एक चीज समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। ले देखे तुम्हारा मैंने सब बता दिया, अब आज या कल में सुन लो मेरी बात, तुम्हारी बुक ना मैंने आज बनने भेज दी है, वो कल सारी बुक्स बना देगा, परसों डिस्पैच होंगी, तो आने में 2-3 दिन लगेंगे। तो जिसके पास अभी मैंने स्टार्टिंग के 2 चैप्टर, जैसे निधि 2 चैप्टर देख चुकी है, जिनके हाँ पास अभी जी। नहीं पहुंचे हैं मैं बाकियों को 2 चैप्टर दे दूंगा। उसके बाद मेन पढ़ाई तुम लोग अब बुक जब आएगी तभी स्टार्ट करना, 3-4 दिन का गैप है, उसके बाद तुम कंटिन्यूअसली फ्लो स्टार्ट कर लेना अपना। तुम्हारी बुक बनी चुकी है, मैंने भेज दी है, तब तक तुम अपने बाकी सब्जेक्ट निपटा लो जिसने बाकी निपटा रखा है। बाकी जिन बच्चों के पास अभी स्टार्टिंग के 2 चैप्टर नहीं भेजे उनको मैं आज भेज दूंगा स्टार्टिंग के 2 चैप्टर, तो तुम लोग अपनी पढ़ाई चालू कर लो तब तक। तो तुम्हारे लोगों का टारगेट ये होना चाहिए कि मैंने तुम्हें बता दिया कि मार्च एंड तक तुम्हारा कोर्स निपट जाना चाहिए, ठीक है, मार्च एंड तक। और तुम्हारा जो सेकंड ग्रुप है वो फर्स्ट ग्रुप से छोटा होता है, सेकंड ग्रुप फर्स्ट ग्रुप से छोटा होता है। उसके बाद अप्रैल मई जून जुलाई मिड, बस 3.5 महीने से ऊपर ग्रुप 2 की क्लास नहीं लगानी। समझ आ रही है बात? अप्रैल मई जून जुलाई का हाफ, 15 जुलाई तक। उसके बाद 15 जुलाई का रिमेनिंग, जुलाई एंड, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3.5 महीने किसके लिए बचेंगे? रिवीजन के लिए। और नवंबर के स्टार्ट में पेपर है। अगर इस शेड्यूल को फॉलो कर लिया ना बेटा, तो इसी नवंबर बहुत ग्रुप निकलेंगे, शेड्यूल चेंज नहीं करना पड़ेगा, अगले मई तक नहीं जाना पड़ेगा। ये बात समझ आती है? इसीलिए देखो हर चीज के ना अपने एज होते हैं, रिकॉर्डेड का अपना फायदा है, लाइव का अपना फायदा है। लाइव का अपना फायदा ये कि तुम ऑन द स्पॉट अपने डाउट पूछ सकते हो, रिकॉर्डेड के अंदर ये फायदा नहीं है। लेकिन मेरे सब्जेक्ट में तुम टेंशन मत लो, डाउट आते ही नहीं है, आएंगे भी नहीं मेरी क्लास के अंदर। मैं एब्सेंट पार्ट्स ऑलरेडी बहुत सारे पहले ही कवर करके रखता हूँ, तो अगर आएंगे भी तो मैं बता देता हूँ, मैं इतना बुरा नहीं हूँ, फोन नहीं उठाता, है ना, तुम मेरे से पूछ सकते हो, मैं जवाब देता हूँ, तो टेंशन वाली कोई बात है नहीं। लेकिन रिकॉर्डिंग से तुम्हारे लोगों को एक फायदा ये हो जाएगा कि तुम्हारा कोर्स जल्दी निपटेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी खासियत एक चीज और मैंने अपनी बुक में क्या कर रखी है, तुम्हारे को बताना भूल गया, मैंने ना अपनी बुक में जितनी लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है उनको बोल्ड कर रखा, प्लस उसकी डेट डाल रखी है बोल्ड करके। मतलब 2019 की लेटेस्ट है, 2020 की लेटेस्ट है, 2000 मई की, मतलब 18 की, 18, 19, 20 की। मैंने इनको बोल्ड करके डेट क्यों डाल रखी है? क्योंकि अमेंडमेंट में से 20 से 25 नंबर का पेपर आता है, तो पेपर के टाइम पे तुम्हारे को अलग से अमेंडमेंट ना ढूंढनी पड़े, तो मैं डेट वाली याद रहेंगी ना पेज पे, वही पेज में जहां पे डेट लिखी है, इसका मतलब नहीं है, तो वो जल्दी निपटाओगे तुम। सर 30 नंबर के एमसीक्यू हो गए, 20-25 नंबर के अमेंडमेंट हो गए। वो उसी में से, मतलब कंपनी लॉ के ओवरऑल जो 60 नंबर कंपनी लॉ, उसी में से अमेंडमेंट वाला अच्छा। टॉपिक नहीं आएगा, है ना, ये बात समझ आती है? अदर लॉज में अमेंडमेंट नहीं आती, कंपनी लॉ में आती है, ठीक है, ये बात समझ आती है? अदर लॉज में आती है, बहुत रेयर। तो चलो आज के लिए इधर रखते हैं, किसी को कुछ पूछना पाछना तो पूछ लो भाई, किसी की कोई जिंदगी में गम वम है, हल्के करने हैं, बस हो गई प्लानिंग, तो आज से पढ़ाई चालू कर दो अपनी। और फिर भी वीकली सेशन रखते रहेंगे। काम मैं और करूंगा, याद रखना, जब टारगेट दूंगा ना तो डाउट सेशन लेंगे, तो जब मैं क्या दूंगा तो तुम्हारे को रिकॉर्डेड, लेकिन मैं शेड्यूल दे दूंगा, इस 2 हफ्ते में तुम्हारे को ये निपटाना है, इस 1 हफ्ते में तुम्हारे को ये निपटाना है। मेरे को तो पता होगा ना किसमें कितना निपट जाएगा, मैंने तो फेस फेस पढ़ाया। उससे क्या होगा, तुम्हारा फ्लो बना रहेगा, क्योंकि जब वीकली डाउट सेशन होंगे ना, तुम्हारा मुंह नहीं उतरा होगा, सर हमने तो अभी तक पढ़ा ही नहीं, हम डाउट कैसे पूछें। तो तुम्हारे वो हालात नहीं होने चाहिए, अपनी पंक्चुअलिटी ला के रखना। अगर हरकत सर करी हमारी ना, क्लास कितने आवर्स की होंगी? वो डिपेंड करता है, मैंने जो क्लास बनाई है ना, वो तो अलग अलग बनाई है, कोई 1.5 घंटे की है, कोई 2 घंटे की है, कोई 1 घंटे की है, वो टॉपिक पे डिपेंड करता है कितना बड़ा है।
फेस कोई 3 घंटे की भी है सर। कोई 3 घंटे की भी है। ओए होए, बिल्कुल सही बोल दिया। चलो देख ली, इसमें लगता है कोई बड़ी क्लास। हाँ, तो कोई बड़ी भी है, वो टॉपिक पे डिपेंड करता है। अब देखो क्लास में तो क्या होता था कि मेरे को 2 घंटे से ऊपर मैं ले नहीं सकता था, सारे टीचर का शेड्यूल बना होता था उधर रजौरी में या सीपी में। इधर का ऐसा कुछ है नहीं ना, मैं अपना मालिक हूँ, अपना स्टूडियो है, मेरी मर्जी, मैं आधे घंटे की बना के बंद कर दूं, कोई बोलेगा मेरे को कुछ? तो अपने हिसाब से बनाइए, अपने हिसाब से रिकॉर्डिंग करिए, तुम अपने हिसाब से पढ़ाई चालू कर लेना, ठीक है? मैं तुम्हारे को सिर्फ टारगेट दूंगा, तुम्हारे को इस हफ्ते में निपटाना है, इस हफ्ते में निपटाना है, और उसके बाद ये डाउट क्लास है इन सब्जेक्ट। मैं पहले ही बता रहा हूँ, लीनियंट मत लेना। रिकॉर्डिंग में बच्चा लीनियंट हो जाता है, तुम टाइमली निपटाओगे तो ये गारंटी मेरी है, मार्च एंड तक कोर्स नहीं पढ़वा दूंगा, पेपर में रैंक आएगी। नहीं निपटाओगे तो तुम अपनी गलती की वजह से नहीं निपटाओगे। समझ आती है बात? ठीक है, क्योंकि हर चीज के फायदे होते हैं, नुकसान भी होते हैं। फेस टू फेस क्लास में फायदा ही होता था, तुम लोग मेरे को मिल पाते थे, मैं टारगेट दे पाता था, मैं तुम्हारे को देख पाता था, बस क्लास का शेड्यूल बना रहता था। यहाँ क्या है, बेड पे बैठे हैं, कंबल के अंदर बैठे, रजाई के अंदर, एक क्लास खोली, ओए होए आधे घंटे माहौल बन के सोने का, लैपटॉप बंद, कंबल मुंह पे, है ना? वो हरकत नहीं करनी, ठीक है? तो अपनी नींद थोड़ा ना त्याग देना, जिंदगी जियो, मजे से जियो, लेकिन सिस्टम को पढ़ाई का साथ का फ्लो बना के रखना, ठीक है? चलो भाई, बाय बाय, टाटा। किसी को कुछ पूछना बता दो, नहीं तो बंद कर। सर यस सर, एक व्हाट्सएप ग्रुप सेकंड। बना दो, वो शेड्यूल उस पे भेज देना आप। हाँ हाँ, व्हाट्सएप WhatsApp ग्रुप बना दो। मैं ना इंतजार कर रहा हूँ 2-4 बच्चे और आ जाए, अभी बुक आ जाए तुम्हारे पास, तो एक ही बार बना दूंगा उसको ग्रुप, ठीक है मेरे भाई? चलो चलो ठीक है, चलो, ठीक। ओके भाई, सर बाय बाय। हाँ बाय। सर वो मैं सिर्फ ग्रुप 1 दे रहा हूँ, तो मेरा कुछ ऐसा है कि मेरे को कब तक सिलेबस खत्म करना है अपना? भाई, तू भी अगर ग्रुप 1 भी दे रहा था तो अप्रैल एंड तक निपटा दियो, तेरे तो 1 महीना ज्यादा ले लियो, ठीक उसके बाद रिवीजन करता रहियो, ठीक है। ठीक है भाई? चलो ओके भाई, बाय बाय, ओके, टाटा, ओके सर, थैंक यू, बाय। बाय सर। बाय 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 सर। बाय बाय बाय।